नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। अपने खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। 2017 के चुनाव का आगाज हो चुका है और जनता जनार्दन बनने वाली है। लोकतंत्र में यही खासियत है कि जो कल तक सेवक होता है, चुनाव आते आते कहीं न कहीं वो मालिक की भूमिका में आ जाता है। हमारे साथ तीन पार्टियों के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डैश पर। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ सत्या पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर की मेयर हैं और खास तौर से महानगर की खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। दूसरी तरफ तलत अजीज जी हैं, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से गोरखपुर की राजनीति से भी जुड़ी रही हैं। साथ ही रजनी यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और सरकार इनकी है उत्तर प्रदेश में। 2017 में इनके लिए खासी चुनौतियां हैं। चार वरिष्ठ लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, जो कि गोरखपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें सुभाष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिमन्यु पांडे जी हैं, जो सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही धनेश मणि त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं, जो ज्योतिष का बड़ा जमाना है और ज्योतिष पे बहुतों लोगों का एक रुझान रहता है। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा की जो शुरुआत करेंगे, हम चाहेंगे कि सपा के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं 5 साल पूरे होने के कगार पर हैं और 2017 के लिए जनादेश मांग रहे हैं। जनता उन्हें जनादेश क्यों दे, अब की बार उनकी सरकार क्यों बने। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था उसे तो पूरा किया ही, उसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज के बेहतरी और विकास के लिए काम किया, जनपद महानगर के विकास के लिए तमाम फ्लाईओवर की बनवाने का काम किया और आगे बनने भी हैं। उसके लिए बजट दे दिया गया है। रामगढ़ के सौंदर्यीकरण के लिए अभी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। जनपद में तमाम कमरिया घाट से लेके और तमाम बड़े पुल जो अर्धनिर्मित है, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में थे, पिछली सरकार ने रोक दिया था, उसे पूर्ण कराया, नए पुलों को भी बनाया। तलत अजीज जी, आपकी पार्टी का एक नारा 27 साल यूपी बेहाल। जिस तरह की बातें अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कही हैं, उससे कितना आप इत्तेफाक रखती हैं? और जो नारा है आपका 27 साल यूपी बेहाल, उस नारे का क्या अगर सब कुछ विकास अच्छा हुआ है तो? देखिए, 27 साल यूपी बेहाल जो है, इस बीच में बसपा की सरकार बनी, सपा की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि आज हम कहां तक गिर चुके हैं। आज जो विकास की बातें माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ये आप गांव देहात और क्षेत्रीय इलाकों में जा कर के देखिए, वही टूटी सड़कें, बिजली की बदहाली और हर तरह का जो है वो पूरा है। और ये सिर्फ घोषणा पत्र में ये विश्वास करते हैं। आप देखिए, जो मेट्रो की बात है, ये मेट्रो की जो बात करते हैं, 30 मीटर मेट्रो बना के इनॉग्रेशन हो गया, 50-60 किलोमीटर की सड़क पे इनॉग्रेशन हो गया। इस इनॉग्रेशन का मतलब क्या है? जब पूरी सड़क नहीं बनी, पूरी मेट्रो नहीं बनी, तो इनॉग्रेशन सिर्फ चुनाव को देखते हुए, चुनावी वादे इस समय क्यों हो रहे हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। चलिए, मेरा कहना है कि जब मेहमान कुछ बोल रहा है उसको सुन लीजिए, फिर बोलने की बारी आपकी भी आएगी और फाइनली जनता ही जनार्दन है। मेयर साहिबा, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन केंद्र की सरकार आपके 2.5 साल की पूरे होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी है कि आप भी एक जनादेश मांगेंगे कि 2014 में अच्छे दिन के वादे करके आप सरकार में आए थे, आपने क्या कुछ किया है और बतौर गोरखपुर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए उसका शिलान्यास हो गया। यहाँ पे बंद पड़ा कारखाना था, उसका शिलान्यास हो गया। और भी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे प्रदेश में उसी तरह 4 लेन बन रहा है। बनारस का जो 4 लेन था वो भी रुका पड़ा था, उसकी भी शिलान्यास हो गई है। और अपना आगे बढ़ता चला जा रहा है देश। इसका जीता जागता प्रमाण है कि पाकिस्तान आज घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। सीमा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के वो मुद्दे अलग हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, 2017 के जनादेश को लेकर के। हम उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, खासतौर से पूर्वांचल, जो खासतौर पे गोरखपुर की बात आती है। एक जमाने में हम इस बात की लड़ाई लड़ते थे कि पूर्वांचल राज्य बनेगा तो गोरखपुर की राजधानी बनेगी। मैं कह सकता हूं, जितनी मेरी याददाश्त है, वीर बहादुर सिंह के जाने के बाद जिस तरीके का सपना लोगों ने उस समय देखा था कि गोरखपुर को राजधानी बनाया जा सकता था, वो चीज साकार नहीं हो पाया।
बगल में आप देखें, रेलवे स्टेशन के बगल में एक ऑडिटोरियम बनना था, उसके पिलर और सारे मशीनें पड़ी हैं, और उसका प्रोटेस्ट इस तरीके से होता है कि वहाँ रंगमंच कर्मी अपना नाटक करके अपना गुस्से का इजहार करते हैं। तारामंडल से लेकर बाकी जगहों का जो सपना उस समय सजोया गया था पूरा नहीं हो सका। आपकी उसके लिए योजना क्या है? पाकिस्तान घुटने टेक देगा या नोट करेंसी बंद करके आप दोबारा किसी को आबाद कर देंगे, अलग चीज है। आपकी बात एकदम सत्य है कि गोरखपुर इस विकास पे आगे बढ़े कि पूर्वांचल की राजधानी इसको क्या जाए, यहाँ पूरे जनमानस इसके लिए पूरी तरह से अपनी सहमति भी व्यक्त कर रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके लिए पर्यटन के लिए जब नगर निगम में हमें इस बोर्ड को संचालित करने का सुअवसर प्रदान किया, हमने इंटेक से इसमें यहाँ की जो पुरानी थातियाँ हैं इसको बढ़ाने के लिए हमने संपर्क किया। प्रदेश में भी इसको पर्यटन केंद्र के रूप में इसमें प्रथम स्थान दिलाया गया। और आगे बढ़ने के लिए गोरखपुर को नगर निगम के द्वारा जो भी व्यवस्था पड़ जाती है, हम लोग पूरी तरह से, चाहे यहाँ पे रामगढ़ ताल पे जाली लगाने का हो, चाहे यहाँ पे सड़क की चौड़ीकरण हो, जल निकासी के लिए भी हम लोगों ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट रामगढ़ ताल में सरकार, चाहे वो केंद्र से हो चाहे प्रदेश से हो, हम लोग आगे बढ़ के उसको कराने का कार्य करते हैं। इसमें पूरा बोर्ड सहयोग करता है। लेकिन अभी यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रदेश सरकार द्वारा अभी टेंडर नहीं पास हुआ। अगर टेंडर पास हो जाएगा तो वो भी गोरखपुर पीछे नहीं होगा, आगे ही बढ़ता आएंगे आप लोग के पास। एक एक रिमार्क जरा सामने पब्लिक से बैठे रहे। जो परिस्थितियां आज की तारीख में हैं उसमें तीनों पक्ष आपने सुना है, तीनों प्रतिनिधियों को सुना है। आप लंबे समय से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, आपका खुद का क्या मानना है? किस प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं? गोरखपुर के लिए मुद्दा विकास की बात है और विकास के लिए कोई ठोस पहलू नहीं हो रहा है। वकील तबका अपने आप में माना जाता है कि कई नीति निर्धारण की भूमिका में रहता है और एक वाकपटु भी होता है। तीनों प्रतिनिधियों का दावा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो ज्यादा बेहतर करेगी। आपको क्या लगता है कि जो परिस्थितियां आज की तारीख में हैं उसके मुताबिक किसके दावे में कितना दम है और क्या जनता चाहती है? वाकई गोरखपुर जनता को चाहिए क्या? मैं अध्यक्ष जी से सबसे पहला सवाल करता हूं कि इस जनपद के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहला है कि कानून व्यवस्था और दूसरे उद्योग धंधे। 5 साल में बता दें कि कौन सा उद्योग धंधे इन्होंने कराया, जबकि बगल में मजीठिया की सरकार है, मजीठिया की चीनी मिल थी, कई करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहाँ के गन्ना किसानों का बकाया है, उस पर प्रदेश सरकार आज भी मौन है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है कि जिस दो बड़ी समस्या, एक लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई है, दूसरा उद्योग की बात कही है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले गोरखपुर में उद्योग धंधों को लेकर के पूर्वांचल है, पूर्वांचल बड़ा पिछड़ा हुआ है। इस नाते यदि गीडा का विकास पूरी तरह किया जाए तो हमें लगता है कि बेरोजगारी समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। आपका क्या खास तौर पे कहना है? मैं पूछना ये चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में विकास की जहां तक बात हो रही है, विकास के लिए मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रयास किए हैं, लेकिन विकास की बाद में जरूरत पड़ती है, पहले सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जितनी जनता है इतनी भयाक्रांत रहती है। जब भी सपा की सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, पब्लिक के पास भी आ रहा हूँ। देखिए, गोरखपुर की जनता तो इतनी महान है कि याद करिए कि एक जमाने में 13 मंत्री हुआ करते थे, कल्याण सिंह की सरकार थी, और जनता जब रुष्ट हुई तो किस तरीके का जनादेश उसने इसी गोरखपुर से दिया था। तो परिस्थितियां सबके सामने है कि जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती है। अध्यक्ष जी, जो सवाल खास तो 2 मुद्दे उठाए गए, विकास को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्या कहेंगे आप? एम्स निर्माण के लिए हमने उतने की जमीन दिया जितना कुल बजट केंद्र सरकार ने, उसके दुगने की जमीन दे दिया और फ्री दिया। और विकास कार्यों को हमने आपको बताया। कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिनों के बाद किसी सरकार ने पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए उसको आधुनिक मशीनें और आधुनिक हथियार और संसाधन उपलब्ध कराने की पहल शुरू किया है। डायल 100 योजना 5 मिनट से लेके 15 मिनट 20 मिनट के अंदर गाड़ियां पहुंच जा रही हैं हर वारदात के अवसर पर। जहां तक गोरखपुर का सवाल है, गोरखपुर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है। इन लोगों ने हमेशा गोरखपुर की जनता के साथ छल करने का काम किया है। आज केंद्र की सरकार में है, फिर शिलान्यास के माध्यम से छल कर रहे हैं। इनको सबक सिखाने का आपका जवाब हो सकता है देना चाहती थी जी, बताएं। शिलान्यास की बात है तो अभी तक सभी को पता है कि प्रदेश सरकार ने अभी जमीन हैंडओवर नहीं किया है जी। तो उसके लिए मेरा आग्रह है कि अध्यक्ष जी आप प्रयास करिए, क्योंकि ये जनता को सुविधा देने के लिए
कोई भी पार्टी होती है, हमें लगता है पार्टी नहीं होती, कि यहाँ सरकार चर्चा ज्यादा सबकी नेतागिरी होती हो रही है। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है इस चर्चा की। ऐसे एम्स नहीं, अगर आप चर्चा चाहते हैं तो बोलने दें, उसका जवाब का नंबर आप बोलें। जहाँ तक एम्स का सवाल है, एक मिनट आ रहे हैं आपके पास दोबारा, नहीं बात तो काउंटर ले रहे हैं, काउंटर लेते चला, आपके पास भी आ रहे हैं। मैं राय साहब इस मंच के जरिए से ये कहना चाहूंगी, जो 27 साल यूपी बेहाल की बात हुई है, ये गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो और चाहे यहाँ का रेल हो, एनी रेलवे बहुत बड़ा यहाँ का एक एस्टेब्लिशमेंट था जिसको तोड़ करके आधा बिहार भेज दिया गया। फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद है, हजारों बच्चे मर चुके हैं। अब जब ये चुनाव आने लगा है तो अभी आप दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, वो कह रही है जमीन नहीं मिली, वो कह रहे हैं शिलान्यास हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं समझ सकती हूँ। चीनी मिल 29 चीनी मिलें थी उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी में और शुगर बोल कहलाता था। आज चीनी मिलें बिक चुकी हैं, हार्डली कुछ चल रही हैं, हजारों रुपया बकाया है। ये लोग ये बताएं कि किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह हम लोग आगे बढ़े। 27 साल से इस इलाके में सिर्फ धर्म की, जात की, बंटवारे की राजनीति हुई है और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जी अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? एम्स में जो ईंट लगी है, शिलान्यास में जो ईंट लगी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक पैसे का कोई बजट नहीं है। जो 4 लेन है, 4 लेन की इन्होंने बात जो उठाया, यूपीए की सरकार के जमाने में आरपीएन सिंह ने उसको स्वीकृत किया था। इसे जो काम करेगा उसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आरपीएन सिंह ने स्वीकृत किया था। ये बहुत दिनों से उसका श्रेय ले रहे हैं। 2014 के चुनाव में ले लिए श्रेय, अभी तक एक रोड़े का उस पर कोई काम नहीं हुआ। समाजवादियों को अब की गोरखपुर की जनता मौका देने का मन बना चुकी है। चलिए अब जरा जनता जनार्दन से भी ले लेते हैं सवाल। गोरखपुर को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, क्या होना चाहिए खासतौर पे जो कि पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए? देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है, हर घर में, हर परिवार में पैसा की समस्या है और इसे पूरे देश प्रदेश ही नहीं, 2017 में हम पूर्ण बहुमत की फिर अखिलेश यादव की फिर से सरकार बनेगी। और जो आज ये जनता झेल रही है, हर एक बच्चा बताएगा आपको, हर एक नारी, हर एक महिला बताएगी कि ये जो नोटबंदी वाला जो काम हुआ है, ये केंद्र सरकार का सबसे घिनौना काम है। असली समस्या नोटबंदी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि यहाँ बैठी हुई हैं, मेयर अंजू चौधरी, मेयर साहिबा सत्या पांडे जी। मैं इनसे मैं कांग्रेस से तो कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के पन्नों में जा चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी की इतिहास के पन्नों में जाने की बारी है। गोरखपुर के विकास के लिए इन्होंने क्या काम किया है क्रमवार बताएं, और अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियत के लिए इनकी सरकार ने क्या काम किया है ये बताएं। इनका सांसद है यहाँ पर, इनका विधायक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोरखपुर के लिए 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो आजादी के बाद से पहली बार किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने किया है। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, इन लोगों को जरा सा भी हक है सरकार पे उंगली उठाने का नहीं है। 25 साल से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, उनके मेयर, उसके बाद इस शहर की दुर्दशा आप देख लीजिए, वो एकदम एक पैसे का काम भी यहाँ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेयर सत्या पांडे जी हैं और तलत अजीज जी हैं, ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, जबकि आज गोरखपुर के अंदर कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। सत्या पांडे जी ने शायद सड़क पर निकल करके उन गरीबों को नहीं देखा। जवाब ले लेते हैं। सत्या पांडे जी, आपके लिए सवाल है। सबसे पहले जितने सवाल आए हैं, खास तौर से यहाँ से सवाल है अलाव को लेकर के, इधर से जो सवाल उठाया गया कि जितनी सरकार ने वादे किए थे उत्तर प्रदेश सरकार उतने पूरे कर लिए हैं, कोई कमी नहीं है। सबसे पहले आप जवाब दे दें। इन्होंने कहा कि मैं निकलती ही नहीं हूँ, तो अब आप लोगों से पूछिए क्या मैं निकलती नहीं हूँ? दूसरे अलाव का नहीं, आप ये बात करते निकलती नहीं, संभवतः 24 घंटे में कोई हमको घर के अंदर देखता भी नहीं होगा। जो 12 बजे 1 बजे रात को भी मैं निकल के लोगों को व्यवस्था देखती हूँ, करती हूँ। और दूसरे मैं बता दूं कि अलाव के लिए लिस्ट भी है, जल रहा है चौराहों पर। हाँ, ये है कि घरों में कोई मांगेगा तो घरों में उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाएगा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि बैठी है मेयर साहब, उनसे है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। गोरखपुर में लगभग 25 वर्षों से कह लीजिए भाजपा की ही सरकार है, और माननीय जोगी जी जब चुनाव लड़ने आते हैं तो जोगी जी ये कहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोरखपुर के चारों तरफ एक एक राज्य की विश्वविद्यालय बना दिया, लेकिन गोरखपुर में अभी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। इसके लिए मैं इनसे सवाल पूछा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया था, क्या ऐसा पूरा नहीं हो पाया? केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अभी पत्रक चल रहा है और वो केंद्रीय, हम लोगों ने भी पत्र भेजा है। आशा है कि उस पर विचार हो जाएगा तो होगा। बुजुर्ग महिलाएं कुछ बोलना चाहती हैं, अगर आप लोग थोड़ा धैर्य सुन लें कि उतनी दूर से बोलना चाह रही जी, बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग सिर्फ इसे भाजपा पे ही दोष दे रहे हैं। भाजपा ने, हमारी मेयर साहिबा ने गोरखपुर के लिए क्या नहीं किया है। जितनी सड़कें थी टूटी थी, गड्ढा था और उसको उन्होंने बनवाया। और देखिए मोदी करके वो बंद पड़ा फर्टिलाइजर का शिलान्यास किए और एम्स के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। गोरखपुर के अंदर एम्स और फर्टिलाइजर का शिलान्यास किया गया। ये कहते हैं कि जमीन हमको एम्स के लिए नहीं दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार की जमीन फर्टिलाइजर में है, फर्टिलाइजर बंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावा कितने दिन में फर्टिलाइजर को शुरू करेंगे। दूसरी बात, रात को महिलाएं एटीएम में लाइन लगा रही हैं, उसको कब तक बंद करेंगे? मैं अगर आपसे कहूं तो जनरल क्लास से आता हूं, ब्राह्मण वर्ग से हूं। प्रोन्नति में आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संविधान में संशोधन की बात करती है और हमारा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले यहाँ पे लागू कर देते हैं, प्रोन्नति में आरक्षण को हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की उस खास जनता से जिसको जनादेश देना है 2017 का, और हमारा खास कार्यक्रम है अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए और जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सवाल सत्या जी जो यहाँ से निकला था ब्रेक से पहले कि फर्टिलाइजर की जमीन और एम्स की बात हो रही है, जिसकी जमीन आपके पास उपलब्ध है फर्टिलाइजर की, उस पर काम शुरू करने में क्या अड़चन है? फर्टिलाइजर में उसके पास जो महसरा का वो नहर है, वो सुंदरीकरण शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम वहाँ शुरू है, आप जाके देख सकते हैं। फर्टिलाइजर की बात, फर्टिलाइजर की संस्था ली है। पहले वहाँ के जलाशय को स्वच्छ करना है, वहाँ पे शुद्ध पेयजल के उसका सौंदर्यीकरण के साथ ये कार्यक्रम की पहली कदम है, वो शुरुआत हो चुका है। सत्या पांडे जी से हम ये पूछना चाहते हैं, नोटबंदी के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने 288 बाइक कहां से खरीद करके खोराबार में डंप किया हुआ, इसका जवाब वो दे दें मुझे। ये खासतौर से बड़े चर्चा का विषय है ये मोटरसाइकिल। मेयर साहिबा, आपके लिए सवाल है, गोरखपुर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय कि 248 जो मोटरसाइकिलें आई हैं जिसपे भाजपा का स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें भाजपा कोई प्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बाइक जानकारी में नहीं है, मैंने नहीं देखा। मेरा कहीं भी कह दे मुझे वहाँ देखा, मुझे जानकारी। एक मैडम से एक सवाल है कि आप कहती हैं कि गोरखपुर में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, तो अगर विकास हो रहा है तो आप ही के खिलाफ आपके सांसद महोदय धरने पे क्यों बैठते हैं? आपस में तकरार की बात है। भाई साहब, समाजवादी पार्टी में विकास हुआ है, परिवार का हुआ है, अपने जात का हुआ है, भाई भतीजों का हुआ है, अपने कास्ट का हुआ है, जनता को छली गई है। आपका कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र का विकास हुआ है, पर्टिकुलर कुछ वर्ग का विकास हुआ है। अलग जी, समाजवादी पार्टी की सरकार और अब सबके प्यारे और दुलारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी समाज के सभी वर्गों का, बिना भेदभाव का, सभी धर्मों के लोगों का, सभी क्षेत्रों का समभाव से विकास करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये राजनीति से प्रायोजित प्रश्न है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से 3 सवाल करूंगा। 3 सवाल में पहला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, नगर विकास मंत्री अभी पिछले कई दिनों से नगर निगम में पैसा नहीं भेजे, जिससे वहां के ठेकेदार त्रस्त थे। उसके बावजूद भी गोरखपुर की महापौर और माननीय पार्षद चाहे जिस दल के भी हो, उन लोगों ने कैसे संघर्ष करके विकास किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी से, जब थाने पे एक पीड़ित मुकदमा दर्ज कराने जाता है, उसी पीड़ित के संग वहां का यशो गाली देता, अभी यूट्यूब और वीडियो पे भी चला, जमीन कब्जा करवाता है थानेदार, तो आप बताएं क्या आज के बाद से पीड़ित थाने पे जाए या सपा के किसी नेता के पास जाए? तीसरा
तीसरा विषय, अभी एक माननीय सपा के मंत्री जी एक अधिकारी को गाली दे रहे थे, जिसका वायरल हुआ था, उनकी आवाज वायरल हुआ था। जिला पंचायत सदस्य और एक अधिकारी को गाली दे करके उसको हड़का रहे थे कि मेरे विधानसभा में काम कर रहा है तो मेरे अनुमति से काम करो। मैं माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके सरकार में अधिकारियों के ऊपर इतना पाबंद है कि वो अपने विवेक से काम नहीं करेंगे? तो सवाल आपने पूछा है, ये कुशीनगर का मसला है, उसमें राधेश्याम सिंह का जो ऑडियो वायरल हुआ था। जो सवाल इन्होंने पूछा है, जो भी अधिकारी जन सामान्य के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन से हट के काम करेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। आगे भी जो रहा की गई। और ये जहां की बात वो चीख के कर रहे हैं, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तलब किया था। बाद में उसमें बात कुछ और आई, जो बात ये समझ रहे हैं वो बात आई नहीं। अधिकारी ने भी कह दिया, एक जिला आपके एक प्रतिनिधि का एक उनसे वायरल हो गया, दूसरे का दूसरे से वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने उस पर तलब किया था, उस बात में कोई दम नहीं। चलिए, मैं रजही गांव का प्रधान हूं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पौधे लगवाकर वाहवाही लूटा, लेकिन गोरखपुर महाराजगंज जनपद में 23 बनटांगिया बस्ती है, जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य खराब करके और पौधों को लगाया और पौधों को बचाया, लेकिन आज उनके बच्चे न शिक्षा पा रहे हैं, न बिजली पा रहे हैं, किसी भी तरह की उनकी सुविधा नहीं मिल रही है। मैं अगर आपसे कहूं तो जनरल क्लास से आता हूं, ब्राह्मण वर्ग से हूं। प्रोन्नति में आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस संविधान में संशोधन की बात करती है, और हमारा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले यहाँ पे लागू कर देते हैं, प्रोन्नति में आरक्षण को हटा देते हैं। उसके बाद से जो आदमी 20-20 साल तक एक असिस्टेंट इंजीनियर, उसका जूनियर चीफ इंजीनियर हो जाता था, वो कर्तव्यनिष्ठ था, आज वो खुल के उत्तर प्रदेश में काम कर सकता है क्योंकि वो चीफ इंजीनियर हो गया है, वो ऐसे ही हो गया है। लेकिन ये सारी चीज होने के बाद मेरा बार बार प्रश्न है कि यहाँ पे जब एक बार आरक्षण मिल गया तो हमारे भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता हमें बताएं कि क्यों वो संविधान संशोधन करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं इसको रोकते हैं। सत्या जी, ये आरक्षण की जो बात है बार बार ये उठती है कि आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइंस दे रखी है। जो आपका कहना कि एक बार जब प्रमोशन से आरक्षण खत्म कर दिया गया, फिर उस पर क्यों बार बार पार्टियां सियासत करती हैं? अगर संविधान में कहीं कोई होगा तो वो संविधान का संशोधन होने के बाद वो कानून पूरी तरह से लागू होगा, इसीलिए संविधान की संशोधन की बात होती होगी। मेरा सवाल यहाँ पे बैठी भाजपा की प्रतिनिधि मेयर साहिबा से है कि अभी माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नोटबंदी ये किया है, इसकी वजह से 80% गरीब जनता भारत की, जो किसान और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है, बैंक में लाइन लगाने से लगाए प्रधानमंत्री जी जो तानाशाही कर रहे हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? नोटबंदी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, नोटबंदी 8 तारीख को उन्होंने कर दी और बोला कि 11 तारीख को बैंक खुलेगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 50 दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद आपके वित्त मंत्री ने कहा 3 महीने का वक्त चाहिए। आप सिर्फ अपनी जगह पे जहां खड़ी है गोरखपुर में, अगर यहीं से सराउंडिंग सारे इलाके को देख लें तो एक गरीब आदमी 2000 रुपया जो अपना उसने बैंक में जमा किया वो भी नहीं हासिल कर पा रहा है। कोई उद्योगपति, कोई काला धन का व्यापारी सब बैंक पे नहीं है। आम गरीब आदमी भी आज की तारीख में बैंक के सामने खड़ा है, वो रोजी रोटी की तलाश करे या अपने बैंक से अपना ही पैसा निकाले। आपसे राय साहब एक बात कहना चाहती हूँ कि आज दुनिया की तरफ देखिए, कई देश जो ये बड़े बड़े नोट हैं उनको बंद किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 50 दिन का मौका भी दिया और सरकारों ने तो 1 दिन का भी मौका नहीं दिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि 54-58 गरीबों के पास रहता था, लेकिन पिछले यूपीए सरकार ने 1 दिन पल भी नहीं दिया और तुरंत बंद करा दिया 54-58। अगर 500,000 है तो वो गरीबी के तबके में नहीं होगा, उसको लाइन का एक मौका दिया जा रहा है। और साथ ही इसमें देखिए भ्रष्टाचारी के लिए कि इसमें भी कोई 2000 के लिए लाइन लगा रहा है और इसी बैंक के थ्रू मिलके कि कैसे उसकी भी जांच हो रही है कि लोगों के पास कई करोड़ रुपया मिल रहा है। सत्या जी, इसका ये सिस्टम का फेलियर है। आपकी सरकार नहीं। एक सवाल सत्या जी, आप जिम्मेदार पद पर हैं, अगर कोई व्यवस्था बनाती हैं
आपने अपने तरफ से कहा कि बैंक बंद होगा, वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ से जो पैसे निकाले जाएंगे उसका डाटा मेंटेन होगा। वो कर्मचारी कौन है? वो कहीं न कहीं वित्त मंत्रालय का अधीन आते हैं। आखिर जब हुआ गलत तो वो पकड़ा भी गया। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये से समाजवादी सरकार ने जब बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी पेंशन के लिए कई दिनों तक लाइन लगा, उनका पैसा भी जमा हुआ, लेकिन आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। साथ ही यहाँ के गुरुओं के टीचर के लिए उसमें अभी भी उसमें लाइन में, और यहाँ के गुरुओं के लिए हुआ कि टीचर्स को यहाँ शिक्षित नौकरी के लिए उन लोगों ने कई दिनों तक लाइन लगाया, लेकिन आज अफसोस कि उनको भी नौकरी से वंचित करना पड़ा। हाँ, कुछ लोगों को मिला होगा, लेकिन उसमें सब संतुष्ट दो चीज समझना पड़ेगा। अगर कोई लड़का लैपटॉप के लाइन लगा है तो अपना अभ्यर्थी है, वो दूसरी चीज चाहता है। अगर किसी नौकरी के लिए कोई लाइन में लगा है तो कुछ चाहता है, लेकिन यहाँ तो गरीब आदमी अपना पैसा जमा करके अपने पैसे के लाइन लगा है। नहीं, पैसे के, लेकिन उसमें 50 दिन का मौका दिया गया। भारत सरकार ने तो 50 दिन का मौका दिया, और इसके लिए आप देख लीजिए आतंकवादियों के पास इस समय आतंकवादियों की कमर टूट गई है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी, आतंकवाद का मसला बाद में आएगा। सीधे तौर ये समस्या नोटबंदी को लेकर के, इससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी तबाह है, और गरीब खास तौर से। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जमीन खरीदी गई नोटबंदी के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पास मोटरसाइकिल खरीदी गई नोटबंदी के बाद, और एक तरफ जहां ये आलम है, दूसरी तरफ किसान, गरीब, मजदूर, बुनकर, समाज का सारा तबका, सभी वर्ग धर्म के लोग लाइनों में खड़े हैं, परेशान हैं। जगह जगह जनता आक्रोशित है। खुद गोरखपुर जनपद के NH-29 पे, NH-28 पर, और चाहे वो सोनौली जाने वाली सड़क पर कोई सड़क नहीं बची है जहां आक्रोशित जनता नोटबंदी के विरुद्ध सड़क पर आ गई हो। भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ करने का मन बना चुकी है जनता। नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह ले डूबेगी जिस तरह से 1975 से लेके 1976-77 में नसबंदी किसी को ले डूबी। डिमोनेटाइजेशन किसने किया? हिटलर ने किया, मसोलिनी ने किया, गद्दाफी ने किया, जो तानाशाह थे, और आज नरेंद्र मोदी ने किया। तलत जी, आपके लिए सवाल है। कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने चवन्नी बंद किया, हमने तो 500,000 बंद कर दिया है। ये कहना चाहती हूँ राय साहब यहाँ पर कि थोड़ा सा हम इतिहास में वापस जाएंगे। मेयर साहब के स्टेटमेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी सभ्य देश ने कभी भी डिमोनेटाइजेशन नहीं किया। हाँ, डिमोनेटाइजेशन किसने किया? हिटलर ने किया, मसोलिनी ने किया, गद्दाफी ने किया, जो तानाशाह थे, और आज नरेंद्र मोदी ने किया। तो उनका तानाशाह होने का जो है ये प्रवृत्ति आज देखिए, न अमेरिका ने किया, न इंग्लैंड ने किया, न जर्मनी में किया, किसी ने नहीं किया। तो ये इनके तानाशाह होने की जो इनकी प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। आज गरीब किसान मर रहा है, आज गरीब किसान लाख और 50,000 पे आत्महत्या कर ले रहा है, और विजय मल्ल्या और अडानी सरीखे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, वो जाकर के आज इंग्लैंड में रह रहे हैं, भाग गए यहाँ से, उनका कर्जा माफ हो रहा है। तो आज ये गरीब देश पूरा हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। आप गांव में जाके किसान को देखिए, गेहूं बोने का टाइम है, खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। आज कल मैं पनियरा में थी, महाराजगंज में, एक औरत के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उसको CT स्कैन कराना था, रो रही थी बैंक के बाहर खड़ी होकर के। और वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है पनियरा में, पता कर लेना, कल शीशा भी तोड़ा है लोगों ने। मैंने जाकर के रोका तो वहां मैनेजर साहब बता रहे हैं कि एक हफ्ते में केवल 15 लाख रुपया एक छोटे कस्बे में बटा है। शहर में तो आप लोग को फिर भी मिल जा रहा है, जाके गांव की दशा देखो, लोग मर जा रहे हैं, लाइन में मर जा रहे हैं, बिना खाए मर जा रहे हैं। आज ये बड़ी भारी तानाशाही जो मोदी जी की है, इसको आने वाले वक्त में जनता बताएगी। सत्या जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब नोटों का जखीरा बगल के देश से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को इस्तेमाल के लिए दिया जाता था, हमारे सैनिक उन्हीं नकली नोटों और इन नोटों के जखीरों से वो गोली का शिकार हो जाते थे। अगर 50 दिन का समय माननीय मोदी जी ने मांगा है तो इसमें बुरा क्या है? जो सैनिक 24 घंटे गर्मी धूप छाया भी उनको पता नहीं चलता है, लेकिन केवल देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए अपना समय देते हैं। तो 50 दिन का समय एक आम आदमी, चवन्नी अठन्नी गरीबों के पास होता है, अमीरों के पास
1000 रुपया 500 का होता है, और चवन्नी अठन्नी गरीबों का जिसमें एक दिन भी मौका नहीं मिला। एक छोटा उसको सवाल बंद मैं रखना किया चाहता हूं। गया। यहाँ तो 50 दिन का मौका दिया एक जाए। छोटा सवाल है, आप लोग इधर सुन लें। एक छोटा सवाल है कि मालूम चले किसी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो उस स्कूल में शिक्षक दिए जाएंगे, पढ़ाई और अच्छी हो, या स्कूल बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो उस रोड को बेहतर किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा, डिवाइडर बनाया जाएगा कि उस रोड को तोड़ दिया जाएगा। आप लोगों ने वो व्यवस्था की। अगर आतंकवाद है तो आतंकवाद को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। आपने सीधे आम आदमी को आतंकवादियों को नोट के एक साथ जोड़ दिया तो उससे आतंकवाद रुक जाएगा। यहाँ तो लग रहा है कि आम आदमी परेशान हो गया। मेरे कहने आतंकवादी से मैंने नोट से आतंकवादियों को नहीं जोड़ा है। एक मैंने ये बात बताई है कि इन नोटों से, आप बताइए, आतंकवादियों को जब पकड़ा जाता था तो उसमें नोटों का जखीरा मिलता था। सबसे बड़ी बात है 20 साल से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। आतंकवादियों के पास AK-47 मिलती है, ग्रेनेड मिलता है। आज तक अगर कोई आपके पास आंकड़ा हो तो हमें सिर्फ एक चीज बता दीजिए, किसी आतंकवादी के पास से 50,000 रुपए तक बरामद हुए। नहीं, ये मैं कह रही हूँ, देखिए उनके पास से हथियार बरामद होते, करेंसी बरामद की नहीं थी। फेक करेंसी अलग चीज है, आतंकवादियों के पास से करेंसी की रिकवरी अलग है। अभी तक आतंकवादियों के पास से हथियार रिकवर हुए हैं। हमने 20 साल के उनको इसी पैसे से सहयोग किया जाता था, न कि वो AK-47 और AK-56 उसी पैसे से खरीदा जाता था। कि आम जनता परेशान हो रही है? इस बात को आप मानती हैं कि आम जनता परेशान हो रही है? आम जनता जरूर परेशान है, लेकिन उनकी मानसिकता को पूछिए। आज महिलाएं खुद कहती हैं हाँ परेशानी है, लेकिन 50 दिन की परेशानी, आगे हमारे अच्छे दिन आने गए। मैं भाजपा की मेयर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत मन की बात बहुत बोलते हैं, लेकिन लाइन में 90-95 गरीब जनता मर गई, उनके लिए कोई बात न कोई कष्ट कोई दुख व्यक्त नहीं किए। वो मन की बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन जनता जो मर रही है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री के दिल में कोई ट्वीट और कोई जगह कोई कष्ट नहीं है, और आज तक उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया है। सत्या जी, आपकी रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके पास हैं कि उससे आप नकेल कस सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर आपका है। और जो पब्लिक का आरोप है कि आप लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, अगर पब्लिक मर रही है तो सहानुभूति नहीं जाहिर कर रहे हैं आप लोग उस तरीके से। नहीं, अगर पब्लिक कहीं भी मर रही है तो सहानुभूति जाहिर करने में हम लोग कभी पीछे नहीं रहे। उनके घर पे भी जाते हैं अगर कहीं ऐसी ईश्वर के उससे होता है तो। लेकिन ये जो बात आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो विपक्षी पार्टी हो तो आरोप ही लगाएगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आदरणीय सत्या पांडे जी से, मेयर गोरखपुर के मेयर साहिबा से पूछना चाहती हूँ, जो वो कह रही थी नोटबंदी का। अभी एक सवाल उन्होंने किया है कि जो लाइन में मर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। इनका मोदी जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जो भी नोट भ्रष्टाचारी, देखिए क्या हाल हो रही है। मैंने भ्रष्टाचारी उन लोग को नहीं सवाल कहा है कि जो पब्लिक को ये लग रहा है कि जो व्यक्ति लाइन में लगा है कहीं वो भ्रष्टाचारी है क्या? प्रधानमंत्री ने एक बार में डाला कि मेरे पास 500 की नोट है तो ब्लैक मनी है। रातों रात नहीं, वो बदलने का काम हो रहा है। ऐसा ब्लैक मनी नहीं कहा गया, और बदला भी जा रहा है, लेकिन उसमें बैंक का है, कोई बैंक 24,000 पूरा दे रहा है, और कोई बैंक मात्र 2,000 दे रहा है। कोई नहीं, कोई बैंक नहीं दे रहा। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। जहां 2,000 रुपए के लिए पूरा हिंदुस्तान लाइन में लगा हुआ है, आरबीआई जो नोट छापता है उसकी भूमिका संदिग्ध हो गई है कि पैसा आरबीआई द्वारा ही बदल दिया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता किसके ऊपर विश्वास करे? आरबीआई जो नोट छापता है, कानून बनाता है, वही चोर है, तो इस देश का क्या होगा? दो सवाल आए हैं। एक तो आरोप यहाँ से आरबीआई को लेकर उठा है, और दूसरा आरोप लगा है कि बैंक से ही पैसे बदले गए। तो बैंक से भी अगर बदले गए तो बैंक का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं भारत सरकार का हिस्सा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब हुई है तो पकड़े गए हैं, और कोई भी इससे
जो भी दोषी होगा उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, ऐसा माननीय मोदी जी ने भी कह दिया है। और सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और आगे इस देश को आगे एक उन्नत के मार्ग पे चलाने के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक फ्रेंच कंपनी है जिससे मोदी जी की सरकार ने कागज की व्यवस्था नोट की करने को दिया है। अभी इससे पहले मेयर साहब कह रही थी कुछ आतंकवादी, ये बैंड कंपनी है, ये काउंटरफीट नोट, फर्जी नोट छापने वाली फ्रेंच कंपनी है जिसको सब देशों ने काट दिया है और उस कंपनी को मोदी जी ने ऑर्डर दिया है कागज के लिए, इंडियन नोट छापने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि आतंकवाद को आप पानी पिला रहे हैं उसकी जड़ में? और इस कंपनी को क्यों ये ऑर्डर दिया गया है, इस तरह के पेपर को जो कोई और मुल्क नहीं दे रहा है, उसको सबने काट दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को आज ऑर्डर दिया है, ऐसे क्यों हुआ है? भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में उनके सभी नेताओं ने एक सवाल जनता से किया था कि एक आतंकवादी के बदले 10 आतंकवादी हम मारेंगे, हमारा एक सैनिक मरेगा तो हम 10 पाकिस्तानी को मारेंगे। मेयर साहिबा बैठी है, प्रतिनिधित्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, ये जवाब दें कि आज 2.5 साल में जितने हमारे सैनिक मारे गए हैं उनके लिए उन्होंने कितने सैनिकों को मार के लाए हैं? सवाल यही है। सर्जिकल स्ट्राइक इसका जीता जागता प्रमाण है कि दुश्मन के घर में घुस के वहां जाके आतंकवादियों को मारना और दुश्मनों को मारने का काम भारतीय सेना ने किया है। आप लोगों ने सबका रिमार्क सुना भी, यहाँ पर जो परिस्थितियां आई सबकी, पक्ष विपक्ष का भी सुना और खास तौर से जो पब्लिक है वो भी दो खमे में कहीं न कहीं बटी हुई नजर आई। वस्तुस्थिति क्या है, मुद्दे क्या है? अगर खास 2017 की बात करें तो क्या ऐन वक्त पे जो नोटबंदी की गई है असल मुद्दा ही बनने वाला है चुनाव में? मेरे समझ से नोटबंदी का मुद्दा निश्चित रूप से उभरेगा 2000 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में। और इसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था है, विकास है, ये अभी मुद्दे उसमें रहेंगे। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया उस समय सभी पब्लिक को लगा कि शायद देश की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 14 लाख करोड़ कहा गया था कि पूरी करेंसी है और ज्यादातर पैसा लगभग जमा हो चुका है, तो जो पैसा ब्लैक मनी की बात हुई वो तो अकाउंट में आ गया। जिस गरीब का पैसा जिसने बैंक में डाल दिया वो निकालने के लिए मोहताज है, खाए पीने को मर रहा है। इसका फायदा बीजेपी का नुकसान हुआ। और 2017 के लिए क्या ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है? 2017 का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि मोदी ने जो यह निर्णय लिया, हड़बड़ी में निर्णय लिया। निर्णय तो उन्होंने यह कार्य तो अच्छा किया, लेकिन वो अच्छे कार्य के लिए वह सिर्फ अपना एक प्लान नहीं बना पाए या और व्यवस्था नहीं कर पाए। इस नाते उनके कुव्यवस्था के नाते, उनके हड़बड़ी के नाते यह उनके पूरा समाज को, पूरा सबको भोगना पड़ रहा है। इसका चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो परिस्थितियां थी, इसमें कहा गया कि देश में किसी को पता नहीं था, कई तरह के सवाल उठे हैं कि अगर कैबिनेट पर आपको यकीन नहीं है, अपने अपने सहयोगियों पर यकीन नहीं है, तो देश कैसे चलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जब हम राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं इसी समय सारे लोग जान पा रहे हैं कि नोट बंद हो गया। तो प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया क्योंकि कैबिनेट तक कोई पता नहीं था फैसला। जो बात अभी निकल कर आई कि जल्दीबाजी में फैसला था और इसका अब नुकसान कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या नोटबंदी का फैसला सही था, गलत था, और 2017 में इसका कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? 2017 के विधानसभा चुनाव में नोटबंदी का जो फैसला लिया गया, इसका कुछ असर जरूर पड़ेगा। बस मुझे इतना ही है। जी साहब, सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी, कहीं पहले चर्चा होती थी विकास की, फिर बात हुई कानून व्यवस्था की, लेकिन अंत आते आते आज के दौर में कानून व्यवस्था भी कहीं नोटबंदी से जुड़ गया कि पुलिस के पास भी कोई और काम नहीं है। इस समय बैंक के सामने खड़े होकर लाइन लगवा रही है, 2 बजे लोग लाइन में लग जा रहे हैं, सप्ताह भर की वेटिंग मिल रही है 2000 रुपए के लिए अपने। तो क्या एक मुद्दा बड़ा बन चुका है? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। कितने लोग मर चुके हैं। औरतों को आप देखिए, अब की जो नया राशन कार्ड बना था गांव में, उसमें मुखिया औरत थी और उसी के नाम से इत्तेफाक से वो बैंक अकाउंट भी बन गया है। तो औरतें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ के 2-2 बजे रात में रजाई लेकर के खड़ी हुई हैं। क्या वो भूल पाएंगी इसको? आज सारा काम काज छोड़ करके नौजवान एटीएम पे भूल पाएंगे? मेरा क्वेश्चन अध्यक्ष जी से है कि जैसे जब चुनाव के समय इनके विधायक सब प्रत्याशी पूरे गांव में जाकर 5 बार 6 बार प्रचार करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जीतने के बाद एक भी बार नहीं जाते हैं गांव। हमारा प्रश्न श्री रजनीश यादव जी से है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए अब तक क्या किया? मेरा प्रश्न केंद्र सरकार से है। 2014 से पहले कांग्रेस की सत्ता से पब्लिक त्रस्त होके एक तरफा मोदी सरकार को बनाया। हम बेरोजगार हैं,
मैं चाहता था, मैं उम्मीद किया था, क्योंकि 65% वो कहते हैं यूथ है, तो यूथ के लिए सवाल है कि यूथ के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक, मेरा सवाल कांग्रेस पे की यहाँ बैठी हुई उनसे पूछना था। आज वे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। जब 2G घोटाला हुआ करता था, आदर्श घोटाला हुआ करता था, कोयला घोटाला हुआ करता था, जब इनके सरकार में ठंड में 2-2 बजे रात में लोग कंबल ओढ़ करके गैस के लिए लड़ते थे और पुलिस लाठी चार्ज करती थी, तब ये कहाँ थी। और आज आकर के जो मोदी जी का जो निर्णय है, ये निर्णय निश्चित तौर पर सराहनीय है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये निर्णय है और पूरी जनता मोदी जी के साथ है। एक तरफ सवाल आया आपके लिए कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के समय में गैस की लाइनें लगा करती थी, और अब अगर सरकार ने अच्छा किया तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है। मेरे भाई ने जो एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा था, उस सारे सवालों का जवाब जो है वो जनता जो है आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में बताएगी, और आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आज बीजेपी की क्या स्थिति है। यादव जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक के बीच में सबसे बड़ी नाराजगी है वोटबंदी को लेकर के है, और उसको ये लग रहा है कि फैसला तो लिया नोटबंदी का, लोगों को लगा बहुत कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन पैसा भी बैंक अकाउंट में आ गया। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से निर्देश आ रहा है कि जनधन अकाउंट को निकाला ना जाए, पैसा ज्यादा दिया ना जाए। दाव उल्टा पड़ गया है, निश्चित दांव उल्टा पड़ गया है, और यही दांव आने वाले 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चित कर देगा। मेरा सवाल मेयर साहिबा से है। मैम बहुत सारे सवालों का जवाब आप नहीं दे रही हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आज दाल 200 रुपए किलो है और शायद चिकन सस्ता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक लग रहा है कि यूथ के तरफ से सवाल आया कि उसको लगा कि मोदी जी सरकार में आएंगे। बार बार वो कहते हैं नौजवान ज्यादा है हमारे देश में, 65% यूथ है, उसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन रोजगार की कोई संभावनाएं उसे भी दिखाई नहीं दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो दूसरी, अपने नोटों के जो लाइन में कतार में गरीब आज खड़ा है, उसको भी दर्द है कहीं न कहीं कि सरकार उसे उसका पैसा क्यों नहीं लौटा देती। महिलाओं पे बढ़ता हुआ अत्याचार, अनाचार, चेन स्नेचिंग, बेटियों का ऊपर, बेटियों के साथ बलात्कार, आज महिलाएं असुरक्षित हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक महापौर महिला हूं, फिर भी आप जानते हैं कि मेरे ऊपर थ्रेटिंग, लेकिन कोई भी यहाँ सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं। समाजवादी पार्टी या कोई भी सरकार केवल इस मुद्दा को दबाने के लिए नोटबंदी को हवा दे रही है। जनता, आम जनता परेशान नहीं है, उनसे आप पूछिए, वो कह रहे हैं हाँ 50 दिन का मौका, क्या एक प्रधानमंत्री या सरकार अगर मौका मांगती है तो क्या नहीं देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि गैस की लाइन का किल्लत, 2-2 बजे रात से महिलाएं जाके गैस के लिए लाइन लगाती थी, वो आपने खुद ही पूछ लिया। जिस दिन एक दिन का मौका नहीं मिला, चवन्नी अठन्नी बंद कर दिया गया, वो गरीबों के पास रहता था, सभी के बुजुर्गों चवन्नी बंद करने के पहले बाकायदा नोटिफिकेशन था कब से चवन्नी बंद हो रही है, और रातों रात चवन्नी बंद नहीं हुई थी। और नहीं, मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार ने कहा कि 24,000 हम देंगे, तो 24,000 देने में तकलीफ क्यों हो रही है। कुछ उसमें मिल रहा है, आपका यहाँ पे स्टेट बैंक में मिला है 24,000, इतने लोग बैठे हैं, कोई कहते हैं, लेकिन हम लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी पैसा निकालते हैं, पैसा हम लोग भी निकालते हैं, हम अपनी बात नहीं करेंगे आज, लेकिन जितनी पब्लिक बैठी है ये कोई कह दे कि 24,000 उसने निकाला है, नहीं इसमें नहीं, लेकिन कल हमसे ही लोगों ने आके कहा 24,000, रसीद भी दिखा रहे थे, लेकिन जहां नहीं हो रहा वहां हम लोग खुद बात कर रहे हैं। इसके लिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूं, इसलिए मैंने बात किया, मैं एक महापौर हूं, जनता की सेवक हूं। ठीक है, जो बात निकल कर आ रही है, कह रहे हैं कि 24,000 रुपए अकाउंट में भी आ रहा है। आम पब्लिक को तकलीफ इस बात की है कि फैसला तो लिया, उस फैसले का सबने स्वागत किया, उसमें चाहे नीतीश कुमार जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, लेकिन बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सब धीरे धीरे मुखर हुए कि जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए। क्या लगता है आप लोग? सर एक चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपया 100 रुपया देने का वचन देता हूं, ये गवर्नर महोदय का है, तो क्या मोदी जी ने किस अधिकार से घोषणा नोटबंदी कर दिया, क्या गवर्नर की कोई भूमिका है कि नहीं है। मेरा सवाल मेयर साहिबा से है। मैम बहुत सारे सवालों का जवाब आप नहीं दे रही हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आज दाल 200 रुपए किलो है और शायद चिकन सस्ता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एम्स में हमारे एक मित्र का नंबर लगा था, पैसे के अभाव में वो लड़का हेपेटाइटिस बी से मर रहा है। मैं सत्या मैडम से कहना चाहता हूँ कि अपने दल बल के साथ चले, उसके घर में दिखा दो कि क्यों उसकी स्थिति जानने की। वैसे इस गोरखपुर का तो लंबे अरसे तक एक दुर्भाग्य रहा है कि दूध पीता बच्चा मरने को मजबूर रहा है, चाहे वो जापानीज बीमारी रही हो, चाहे आज की परिस्थितियां हो।
एक एम्स मिला था हम लोग, अब दूसरा कब बनकर तैयार होगा नहीं मालूम, लेकिन एक एम्स जिसके ऊपर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, खलियाबाद सबका लोड था, कभी किसी ने चिंता नहीं की कि यहाँ पर कम से कम एक सब्स्टिट्यूट एम्स और दिया जाए कि कम से कम लोड कम हो, कम से कम बच्चे जो मरते हैं वो मरने से बच सके। मैं कहना चाहती हूँ सरकार अगर बन जाती है तो कितना भी विरोधी रहते हैं, सबकी वो सरकार है। और गोरखपुर को जो अनदेखा किया गया, जो है पहले केंद्रीय सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने गोरखपुर को एम्स किया और साथ ही इसको कभी भी पीछे नहीं करना चाहिए। वो जो एक मिनट मेयर साहब, इस नोटबंदी में सांसद, विधायक और आप द्वारा क्या किसी गरीब से पूछा गया कि आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप केवल दूसरे को दिखाने के लिए, अभी आपने कहा 25, 24,000, 25,000, कहीं नहीं मिल रहा है। और जो बच्चे लाइन में खड़े हैं उनको भी आप तक की निगाह से देख रही हैं कि ये दूसरे का पैसा बना रहा है। ये बहुत गलत बात है, आपको संवेदना देनी चाहिए। कभी शक की निगाह से नहीं, न मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये भी कहा कि मैं महापौर हूं तो मैंने बात किया बैंकों से, और मैंने कभी किसी को शक की निगाह से नहीं कहा, ना मैंने किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहा। हमने यही कहा कि आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, मैंने ना भ्रष्टाचारी कहा। अगर मैंने संज्ञान न लिया होता तो मैं बैंक में बात कैसे करती, और एक जनसेवक होने के कारण मैंने अंतिम सारा कुछ लगभग आपने सबको सुन लिया, जनता को भी सुन लिया, पब्लिक को भी सुन लिया, नेताओं को भी सुन लिया। आपकी नजर में अब फाइनल जैसे कानून व्यवस्था की बात है वही मुद्दा बनने वाला, नोटबंदी मुद्दा बनने वाला है, किसके वादे पर जनता यकीन करे? अब 2017 के हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता देख रही है कि कौन से लोग कैसा काम कर रहे हैं। कहीं नोटबंदी की बात हो रही है तो कहीं विकास की बात हो रही है तो कहीं कानून व्यवस्था की बात रही है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता बहुत बुद्धिमान है और शांत है। उसका आकलन करने के बाद इसका परिणाम जनता स्वयं देगी। आप क्या कहेंगे? मेरा यह मानना है कि जनता बड़ी होशियार है कि 2017 के चुनाव में नोटबंदी, कानून और विकास, यह तीनों मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो दल इसमें सफल होगा उसको जनता अपने सिर पर बैठा करके सरकार बनाएगी। आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी, मेरा एक आपसे विनम्र निजी निवेदन है कि गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास हो चुका है। चूंकि आप तीनों दल के लोग बैठे, मेरा तीनों दल से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मिलकर के, चूंकि गोरखपुर में इन्फेलाइटिस से लेकर के बड़ी समस्याएं हैं, तो इस नाते इस सरकार में आपसे लग करके इसकी जो रोड़ा आ रहा है उसको खत्म करा करके कृपया शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करावें। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं पूरे गोरखपुर जनपद की तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूँ। चर्चा का जो आखिरी दौर था कंप्यूटर, मैं चाहूंगा चलते चलते आप लोग अंतिम रिमार्क अपना पब्लिक के लिए आप लोग क्या मैसेज देंगे? क्योंकि नोटबंदी एक समस्या आई है, उस पर खासतौर से आप हर जगह कटघरे में खड़ी दिखाई दी हैं, क्योंकि उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, आपके प्रधानमंत्री का फैसला है और बचाव करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर। लेकिन आप बचाव भी क्या करेंगे कि आपको भी नहीं पता है कि 30 तक अभी पैसे बदले जाएंगे कि कहीं 15 को ही आज ही न बंद कर दिए जाए। तो परिस्थितियां ऐसी हैं, किस परिस्थिति में क्या लगता है जनता को क्या राहत दे सकती है आपकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा कि जो भी हो, सरकार अगर बन जाती है, विपक्ष में भले खड़े होते हैं चुनाव के समय में, उसमें किसने हमें वोट दिया किसने नहीं दिया, फिर भी उसको कोई भी विकास में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। जो क्षेत्र है पूरे व्यवस्था करना चाहिए। एक दूसरे पर बॉलिंग करने के बाद आप कैच करो, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि नोटबंदी की बार बार बात आती है। आज देखिए चेन स्नैचिंग पर भी रोक है, आखिर वो सोना ले जाके कौन खरीदेगा बेचेगा? अभी अभी एक जगह छिनैती हुई 13 लाख की, तुरंत वो लोग जो छिनैती किए तुरंत पकड़े गए। इसलिए ये लगता है कोई समय जो 50 दिन का मांगा गया उसको देना चाहिए। अत्याचार अनाचार नहीं होना चाहिए और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की जगह समय की बंदी से चर्चा को मुझे यहाँ खत्म करना पड़ा। लेकिन इतनी चीजें साफ है कि जनता की नजर में सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ इस समय नोटबंदी की समस्या सबके सर चढ़ के बोल रही है और जनता इस समय कहीं न कहीं नोटबंदी से परेशान है। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी, उस पर देखना होगा। लेकिन ये तय है कि जनता सभी मुद्दों को परख रही है और अपना जनादेश 2017 का बहुत सोच समझ के देगी। अब हमें दीजिए इजाजत। गोरखपुर से आज बस इतना ही। धन्यवाद।